नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद एहसन। हमारे कोई भी अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो आप इन दोनों नंबर पर कृपया कॉल कर लीजिए। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब से और हमारे कौन कौन से कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग और उनके बेनिफिट्स। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपकी बहुत सहायता होगी। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला आर्टिकल देखते हैं हम लोग मेंस के लिए। वीक अर्दन एम्बैंकमेंट्स कॉज असम सॉरो, पेज नंबर 1 पे है ये। GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट और GS1 फ्लड्स, दोनों से ये रिलेट करेगा। ठीक है, दोनों को हम इसमें रिलेट करेंगे। GS1 में आपकी ज्योग्राफी पोर्शन में जो कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, आप फ्लड्स में उससे क्वेश्चन आ सकता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस साल तो अलग अलग तरह के काफी डिजास्टर्स आए हुए हैं। हेल्थ पैंडेमिक हो गया और अब ये फ्लड्स आए हैं, साइक्लोन भी आया था, तो काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। ऑल राइट, मैं आपके कमेंट्स में देख रहा था कि एडिटोरियल सर आप एक ही कवर करते हो, सारे नहीं करते हो। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अखबार के जो आर्टिकल होते हैं वो यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से नहीं लिखे जाते हैं। और जो एडिटोरियल एनालिसिस होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स पे होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज पे एडिटोरियल आ सकता है। परसों क्रिकेट पे आ गया था, आज एडिटोरियल सरकार पे आया है, राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस पे आया है। तो उस तरह के सवाल आपके सिलेबस के स्कोप के बाहर है, मेंस के सिलेबस के, राइट। तो इसीलिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो मैं यहाँ पे आपके लिए हमेशा कवर करा देता हूँ। यू हैव टू रिमेंबर दैट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस। हमको सिलेबस में जो चीजें फिट बैठ रही होती हैं या जो इंपॉर्टेंट होती हैं उसके हिसाब से भी ट्राई टू प्रिपेयर आपके लिए एक डेली का मटेरियल। ऑल राइट, इन जनरल सेंस अगर मैं कहूँ तो इन अ वीक 3 से 4 ही ऐसे एडिटोरियल्स होते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं या जो आपको पढ़ाने लायक होते हैं। द रेस्ट ऑफ देम फिर वो एक जबरदस्ती पढ़ाने वाली बात होती है। ऑल राइट, चलिए फिर तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होया करिए एंड कीप फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। आपके सिलेबस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस आर्टिकल का एनालिसिस करते हैं। कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन असम। ठीक है, पहली चीज तो देखिए कॉजेज का, अगर जब भी किसी चीज के आपको कॉजेज लिखने को आए, ठीक है, तो आप उनको हमेशा सब पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करिए। यहां मैंने 2 में किया है, नेचुरल और मैन मेड। किसी भी चीज के अगर कॉजेज आ जाएं, किसी सोशल सेक्टर से आ जाएं कि इंडिया की हेल्थ प्रॉब्लम्स के आप कॉजेज बता दीजिए, तब भी आप उसको कॉजेज को ना अलग अलग तरह से उसमें सब पार्ट्स दीजिएगा कि पॉलिटिकल कॉजेज क्या हैं, उसके इकोनॉमिक कॉजेज क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉजेज क्या हैं। ठीक है, उस तरह से अगर उसको आप डिवाइड करके लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल राइट, तो नेचुरल कॉजेज में सबसे पहले तो देखिए ब्रह्मपुत्रा जो फ्लो करती है वो नैरो रिवर वैली है एक। ठीक है, पतली रिवर वैली है, तो जाहिर सी बात है अगर पतली रिवर वैली में नदी फ्लो करेगी तो जब भी उसमें पानी बढ़ेगा या बारिश बढ़ेगी तो वो जल्दी अपनी उससे उसका फ्लड आने की चांसेस बढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको एक पॉइंट नंबर 4 बताऊं। 1950 में एक अर्थक्वेक आया था नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट वैसे भी सीज्मिक जोन 5 में आता है। ठीक है, काफी वहां पे टेक्टोनिक शिफ्टिंग होती रहती है। पर 1950 के अर्थक्वेक के बाद से ब्रह्मपुत्र ने जो अपने दोनों बैंक हैं, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी, दोनों तरफ ही इरोजन करना और फ्लड करना शुरू कर दिया था। उसके पहले बोलते हैं कि काफी स्टेबल नदी थी और इतना उसमें उथल पुथल नहीं होता था। बट नाउ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफी आपका सीज्मिक चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से ब्रह्मपुत्रा में काफी एक्टिव चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए हाई सेडिमेंट लोड। देखिए इस नदी में ज्यादा सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स आपको पता होंगे अलग अलग टाइप के होते हैं नदी में। बेसिकली नदी में जो भी भार होता है, जो भी कंकड़ पत्थर रेत मिट्टी होती है, सब मिला के उसको सेडिमेंट बोलते हैं। तो इसमें सेडिमेंट लोड ज्यादा है। तो चेंज इन स्लोप, तीसरे पॉइंट से इसको रिलेट करिए कि जब लोड ज्यादा है तो नदी तेज चलती है तो लोड को कैरी कर लेती है। लेकिन अगर फिर स्लोप कम हो जाए, ठीक है, जैसे ही वो हल्का सा पहाड़ों से प्लेन्स एरिया में आती है तो अचानक से करीब करीब फ्लैट हो जाती है जमीन।
तो जमीन अगर फ्लैट हो जाएगी तो ये जो सेडिमेंट लोड होता है फिर पानी में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो इतने भारी सामान को लेके आगे चले, तो ये उसको डिपॉजिट करने लगता है अपने किनारों में, और धीरे धीरे ये जो है आपका सेडिमेंट लोड फैलता जाता है, ठीक है। और फिर जब पानी इससे ओवरफ्लो करता है तो कट करके फिर फ्लडिंग होती है। तो एम्बैंकमेंट्स में जो टूटना है, जो मैन मेड कॉजेज में आपको बताऊंगा, वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। इसको आप, और चौथा है, पांचवा है हाई रेनफॉल, ठीक है। जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ऑब्वियसली रिवर का वाटर लेवल बढ़ेगा, उतनी ज्यादा फ्लडिंग के चांसेस होते हैं। तो ये 4-5 आपको कॉजेज लिखने हैं, इसमें 3-4 काफी ज्योग्राफिकल प्रॉपर कॉजेज हैं, जो आप जीएस में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैन मेड कॉजेज में देखिए ओल्ड एम्बैंकमेंट, जो भी बांध बनाए गए हैं काफी पुराने हैं और आउटडेटेड हो चुके हैं, तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी पानी लेवल बढ़ता है ये टूट जाते हैं और अंदर पानी आ जाता है। तो मैन मेड कॉजेज, हाई पॉपुलेशन है तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां पे, ठीक है, आसपास लोग भी ज्यादा रहते हैं, तो ये डैमेज जो होता है लाइफ को और लाइवलीहुड को, वो ज्यादा होगा जब भी ब्रह्मपुत्रा में फ्लड्स आएंगे। ऑल राइट, नेचर वर्सेस डेवलपमेंट, ये डिबेट हमेशा चलती रहेगी। अभी आपने देखा होगा EIA के, जो मैंने आप लोग को पिछली बार कुछ दिन पहले बताया था कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो नया नोटिफिकेशन आया है कि अब बहुत सारी कंपनीज को नहीं लेना पड़ेगा, पहले ही काम शुरू कर सकते हैं। तो हमेशा उसमें नेचर साइडलाइन होता है, डेवलपमेंट ऊपर रखा जाता है। फिर जब इस तरह के हादसे होते हैं, अभी तो सिर्फ फ्लड्स आए हैं, और भी बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, जो अभी गैस लीक हुई थी वगैरह वगैरह, तो उस सब की वजह से नेचर वर्सेस डेवलपमेंट का हमेशा एक आर्ट टॉपिक बना रहता है मार्केट में, ठीक है। तो इस पे आपको हमेशा बैलेंस करके चलना होता है, जिसमें आपको नेचर को भी ध्यान देना है, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ध्यान देना है, ठीक है। और नेचर में सब कुछ इंक्लूड होता है आपका नेचर में सारे जानवर, सारे इंसान जो उससे अफेक्ट करेंगे, प्लस वहां की जो टोपोग्राफी है और रिक्रिएशनल वैल्यू है किसी चीज की, खूबसूरती भी, सब चीजें आपकी नेचर में इंक्लूड करी जाएंगी। ऑल राइट, और देखिए थोड़ा सा ये एक मैप मिला था मुझे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए दिबंग है यहाँ पे लोहित है, सदिया है, ये डिब्रूगढ़ शहर है, ठीक है। काफी फ्लडिंग हुई है इस इलाके में, ये इलाका काफी फ्लडेड है। गुवाहाटी देखिए थोड़ा सा दूर है। तो ये जितनी भी इसकी नदियां हैं, धनसिरी हो गई, ठीक है, कोपाली हो गई, तो ये सारी ही नदियां जो हैं, और ये काफी पतले चैनल में फ्लो करती है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे स्लोप चेंज होता है अलग अलग जगह पे, जब थोड़ा तेज धार से हल्की धार होती है, तो नदी कट करना शुरू कर देती है अपने बैंक्स को, ठीक है। जब कट करती है तो नेचुरली फिर वहां पे जल्दी फ्लडिंग के चांसेस हो जाते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे का रास्ता क्या है फ्लडिंग के लिए? देखिए आसाम एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर वहां पे खेती नहीं होगी तो वहां के लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे इकोनॉमिकली भी, प्लस पॉवर्टी हो जाएगी और ऊपर से भूखमरी भी हो जाएगी। तो आसाम इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल स्टेट, इट इज नॉट एन इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है। टी की वहां पे होती है कमर्शियल फार्मिंग, बट वो भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है बेसिकली। लॉस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है भैया। जब लोग मर रहे हैं और लाइवलीहुड जा रहा है तो फ्लड्स पे वहां पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? और इसको आगे ठीक करने के लिए हम करना क्या चाहिए? सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, कि केंद्र में और राज्यों में हो। देखिए नॉर्थ ईस्ट वैसे भी निग्लेक्टेड रहता है काफी, ठीक है। इस साल अब क्योंकि सोशल मीडिया की पावर है, इंस्टाग्राम है, प्लस बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट लोगों की वॉइसेस अब सुनने में आ रही हैं मेन स्ट्रीम में, जो पहले ऐसा नहीं होता था, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो वहाँ की प्रॉब्लम्स की जो यूनिक प्रॉब्लम्स है, वहाँ की इकोलॉजी की प्रॉब्लम्स, वहाँ की सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, वहाँ की कल्चरल प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो सब अब सामने आ रही हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, जब ये सामने ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, और इसको मीडिया अटेंशन मिलने से काफी वहां पे फायदा हो सकता है, ठीक है। जो निग्लेक्शन है एक स्टेट लेवल पे, एक पॉलिटिकल लेवल पे, एक पॉलिसी मेकिंग लेवल पे जो निग्लेक्ट किया जाता है नॉर्थ ईस्ट को ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, और इवन एज अ ह्यूमन लेवल अटेंशन पे, हम लोग जो मेनलैंड इंडिया अगर जिसको कहा जा सके, वेस्ट बंगाल के वेस्ट साइड जितने भी लोग रहते हैं, वी डू नॉट पे मच हीड, हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे नॉर्थ ईस्ट की खबरों पे, बट देन हमारा पूरा देश अपना है, सब कुछ अपना है, और अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, हम लोग का फर्ज बनता है एज पॉलिटिशियंस, एज ह्यूमंस, एज यू नो बेसिक कर्टेसी बनती है कि हर जगह की हमको खबर रखनी चाहिए और हर जगह के लिए आवाज उठानी चाहिए। ऑल राइट,
रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस पीपल, जो लोग वहां से देखिए डिस्प्लेस हो गए, जिनका घर टूट गया है, उजड़ गया है, डूब गया है, इधर उधर उनको जाना पड़ा है, तो अब उनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे, उनको आप एक बेसिक इनकम कैसे देंगे, उनको आप इकोनॉमिकली सस्टेन करने के लिए उनको दोबारा इस लायक कैसे बनाएंगे, इस पे ध्यान देना जरूरी है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस देखिए, शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस सारी सरकारें आजकल कोशिश करती हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की, लेकिन जो जरूरत होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की होती है। उसके लिए आपको चाहिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सारे एम्बैंकमेंट्स जो बने हैं, जितने भी बांध बने हैं, बेहतर बुनियादी ढांचा होना बहुत जरूरी है। सारे बांध जो हैं वो आपको प्रॉपरली फिर से बनाने पड़ेंगे, ताकि वो जब भी पानी आए तो वो इस तरह से जल्दी ना टूटें। ऑलराइट, और सबसे बड़ी जो चीज है बजट, ठीक है, क्योंकि वहाँ के एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं, और हाई टैक्स पेयर्स भी इतने ज्यादा नहीं होते होंगे उस इलाके में, नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली कम लोग होते हैं, टैक्सेशन में उनका योगदान कम होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो केंद्र से मदद मिलना अलग से, प्लस उनका जो डोमेस्टिक बजट है उसका प्रॉपर एलोकेशन बहुत अच्छे से होना, और इन्वायरमेंटल डैमेजेस पे ज्यादा पैसे लगाना, ये बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो ये छोटा सा एक वे फॉरवर्ड है, ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं उसको एनरिच करने के लिए। ऑल राइट, दूसरा जो आज का आर्टिकल है मेंस का, माइलस्टोन ऑफ अ मिलियन, काफी सनसनीखेज सी हेडलाइन है ये। 10 लाख केस भारत में हो चुके हैं कोविड-19 के, तो उसको माइलस्टोन ऑफ अ मिलियन करके निकाला है। पेज 6, एथिक्स में पॉलिटिकल एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और एटीट्यूड, तीनों से रिलेट करेगा ये, ठीक है। हेल्थ को आप एथिक्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप पॉलिटिकल विल से, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता, और आपका एटीट्यूड क्या है किसी पैंडेमिक को फाइट करने में, ठीक है। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। देखिए इस आर्टिकल में कुछ कुछ तो फैक्चुअल पॉइंट्स थे, और जो एनालिसिस है वो नीचे देखेंगे हम। 1 मिलियन केस देखिए देश में आ चुके हैं, 10.3% पॉजिटिविटी रेट है, विच इज रिसेंटली इतना पहुंच गया है, ठीक है। मतलब अगर 100 लोग टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें करीब 10 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमको टेस्टिंग और जल्दी बढ़ानी चाहिए और ज्यादा जगह करनी चाहिए, ठीक है। गुजरात एंड तेलंगाना में देखा गया कि पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, लेकिन तब भी टेस्टिंग कम हो रही है। तो यहाँ पे मतलब जो लोकल गवर्नेंस है या लोकल गवर्नमेंट है, दे आर नॉट डूइंग इनफ, वो उतना काम नहीं कर रहे हैं कि लोगों में उससे कॉन्फिडेंस आए अपनी सरकार में, ठीक है। सिटीज विच वर डूइंग वेल अर्लियर आर नाउ इन ट्रबल, जो शहर पहले अच्छा कर रहे थे अब वे मुसीबत में। जैसे बेंगलुरु में देखिए, ऑलमोस्ट पहले 2 महीने सारे लॉकडाउन खत्म होने के बाद तक भी बेंगलोर में इतने केसेस नहीं थे, पर अब अचानक से बेंगलोर इज गेटिंग ऑलमोस्ट कितने 1,500 से 2,000 केसेस डेली, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लॉकडाउन या तो सक्सेस आपका नहीं हुआ, या लॉकडाउन जब खुला तो उसके बाद आपने बहुत ज्यादा छूट दे दी, या प्लस एक लोगों के ऊपर भी आता है कि आप लोग कितना अवेयर रह रहे हैं और कितना आप चीजें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बैंगलोर इज अ सिटी, ऑब्वियसली आपको पता है आईटी प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा होते हैं, यंग पॉपुलेशन इज हाईएस्ट, अच्छे खासे यंग लोग दूसरे शहरों से जाके बैंगलोर में रहते हैं, जॉब करते हैं, लाइक मुंबई एंड एनसीआर के एरिया। तो ऑब्वियसली जब इस तरह की पॉपुलेशन किसी शहर में होगी, सो नेचुरली दे हैव अ ग्रेटर अर्ज, उनको ज्यादा एक अर्ज होती है बाहर निकलने की और अपनी लाइफ अपने चॉइसेस पे जीने की, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी बैंगलोर जो है आगे चल के और ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकता है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, ठीक है। आर्टिकल जो ये बात कर रहा है मेनली, वो बात कर रहा है कि देखिए अभी डेटा मैनेजमेंट हो रहा है स्टेट्स का, ना कि पैंडेमिक मैनेजमेंट, ठीक है। अगर डेटा मैनेजमेंट पे आप फोकस करेंगे ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए या एक सरकार को दूसरी सरकार से बेहतर दिखाने के लिए, तो इसमें अंत में नुकसान जो है लोगों का ही होना है, स्टेट का ही होना है, क्योंकि इवेंचुअली अगर वायरस फैलता रहेगा तो इकोनॉमी आप खोल ही नहीं पाओगे किसी भी स्टेट पे, ठीक है। एग्जाम्स कराना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम को करा पाना, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो पाना, इट विल गेट ओनली टफर। तो डेटा मैनेजमेंट की जगह अगर पैंडेमिक मैनेजमेंट पे फोकस करें, ठीक है, सभी लोग, पॉलिटिक्स भी, एग्जीक्यूटिव्स भी और लोग भी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर डेटा मैनेजमेंट करते हैं और मीडिया दिखाती है तो उसको हम ही लोग सहारा देते हैं, तभी उसको जाके और तूल मिलती है कि देखो इतने केस हुए, इतने नहीं हुए। एक दूसरे से कंपेटिटिव यहाँ पे नहीं होना है, कोऑपरेटिव होना है सारे राज्यों को, ठीक है। टेस्ट्स पर मिलियन आर द बेस्ट मेजर। देखिए जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा नेचुरली लोग पॉजिटिव निकलेंगे, पर वो एक पूरी तरह से नेगेटिव चीज नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट पता चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हो, आप लोगों को दिखा रहे हो कि वो पॉजिटिव हैं, फिर उनको ठीक कर रहे हो, क्योंकि रिकवरी रेट हमारा लगातार बढ़ रहा है। तो टेस्ट पर मिलियन आर द बेस्ट मेजर
ठीक है, ये आप लोग अलग अलग साइट्स पे फॉलो करते होंगे, भारत के अलग अलग स्टेट्स अलग अलग लेवल पे हैं इसमें, और जब तक ये काफी अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचता तब तक इसमें बहुत ज्यादा सुधार होने की आशंकाएं अभी कम हैं। ऑलराइट, तो एक थोड़ा सा फैक्चुअल सा आर्टिकल था, तब भी फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये एथिक्स से रिलेट करेगा आगे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट लीड्स टू इनफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। कमेंट, काफी चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन आने की, क्योंकि बहुत ज्यादा अलग अलग सरकारों पे लग रहे हैं आरोप कि वो डेटा मैनेज कर रही है, ना कि कोविड को। ठीक है, तो डेटा मैनेजमेंट से आपदा प्रबंधन खराब हो जाता है, इस पर टिप्पणी करिएगा, इसमें आप एग्जांपल्स दीजिएगा। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स का आप डेटा लेके आप एग्जांपल दीजिएगा कि जहां पे टेस्टिंग कम हुई है, टेस्ट पर मिलियन कम हुए हैं, या ओवरऑल टेस्टिंग कम हुई है, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, फेटालिटी रेट ज्यादा है, उसके बाद भी टेस्टिंग कम हुई है, देन वो सीधे सीधे दिखाता है डेटा मैनेजमेंट कर रही है वहां की सरकारें, ना कि पैंडेमिक मैनेजमेंट। तो उससे आप रिलेट करके इस आंसर को लिखने की कोशिश करिएगा, एंड आई होप आप लोग अच्छा आंसर लिखेंगे। ओके, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को 21 जुलाई। ऑल राइट, थैंक यू एंड जय हिंद।